हल्द्वानी के पास लालकुआं से खबर है। गुरुवार की रात पति के साथ घर लौट रही महिला के साथ छेड़खानी करने वाले स्कॉर्पियो सवार चंदन आर्या, अनिल आर्या और विनोद आर्या को नैनीताल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। घटना का वीडियो वायरल हुआ था। देर रात ही नैनीताल एसपी मंजुनाथ टीसी के आदेश पर अभियुक्तों को पकड़ा गया है और तीनों लालकुआं के ही रहने वाले हैं। आरोप है कि स्कॉर्पियो सवार युवकों ने छेड़खानी के साथ महिला के अपहरण की भी कोशिश की, लेकिन इसी घटना के बीच पीड़ित महिला के जानने वाले लोग भी वहां पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। इसका वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक मामला कल रात लालकुआं थाना क्षेत्र में प्रकाश में आया था, जिसमें एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसमें 3 अभियुक्त जो हैं वो इन्वॉल्व थे और तीनों अभियुक्तों को इसमें जो है टीम बना करके हम लोगों ने तत्काल 2 घंटे के अंदर इनकी अरेस्टिंग हम लोगों ने सुनिश्चित की है और इसमें इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके अब इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। चमोली की बद्रीनाथ सीट से पूर्व विधायक और बीजेपी नेता राजेंद्र भंडारी ने बेहद ही विवादित बयान दिया है। पोखरी मेले में पहुंचे राजेंद्र भंडारी ने कुमाऊं को लेकर यह विवादित बयान दिया और कुमाऊं क्षेत्र को जेल की तरह परिभाषित किया है। राजेंद्र भंडारी ने मंच से कहा कि हमारे कुछ शिक्षक कुमाऊं इलाके में फंस गए हैं और अब वो कुमाऊं में हर दिन को गिन रहे हैं। एक एक दिन काटना उनके लिए मुसीबत भरा हो रहा है, लेकिन उनका ट्रांसफर गढ़वाल में नहीं हो रहा। राजेंद्र भंडारी ने कुमाऊं को फंसाने वाली जगह बताया और कहा किसी की मजाल है कि कुमाऊं से ट्रांसफर हो जाए। यही नहीं, राजेंद्र भंडारी ने कहा अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो आज राज्य के सबसे ताकतवर मंत्री होते। अब लोग मुझे काम के लिए कहते हैं तो मेरे पास ताकत नहीं है, काम कैसे करूं। राजेंद्र भंडारी की कुमाऊं पर दिए विवादित बयान के बाद सियासत गर्मा गई है और लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं अगर जीता होता ना, मैं उत्तराखंड की सरकार में आज सबसे बड़ा ताकतवर मंत्री होता। मैं और मैं मंत्री होता, तुम सारे मंत्री होते। तुम क्या काम नहीं होता आया। अब मैं मना से ना जाए ये सड़क ठीक नहीं साहब, ये बस झटका लगना। अरे झटका लगना तो मैंने क्या कहना, राज बनर बदराम हवलदार हूं मैं, कुछ है नहीं, मैं कन तो सड़क पर। आज हमारा एक कर्मचारी शिक्षक अगर कोई कुमाऊं में फंसा हुआ है, मजाल है किसी का ट्रांसफर हो जाएगा। रातर गिन रहा है, समय गिन रहा, महीने गिन रहा, साल गिन रहा है। बनर्जी मेरे बदल नहीं होनी। और सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। यहां देवभूमि रजत जयंती उत्सव में शामिल हुए हैं। सीएम धामी ने यहां जोरदार स्वागत उनका हुआ है सीएम धामी का, और सीएम ने लोगों का अभिवादन किया। सीएम धामी ने कहा कुंभ के कामों में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा भ्रष्टाचार हो या कुछ भी, उसको सुधारा जाए या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहा जाए। राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रोडी बेलवाला मैदान में 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन होना है। सीएम धामी इसमें शामिल हुए और क्या कह रहे हैं वो संबोधन के दौरान आपको सुनवाते हैं। मेयर अनीता अग्रवाल जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री राकेश गिरी जी, दर्जा राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश जमदंगी जी, श्यामवीर सैनी जी, शोभाराम प्रजापति जी, सुशील सैनी जी, मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री विनय रोहला जी, अजीत चौधरी जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी, पूर्व विधायक चैंपियन साहब संजय गुप्ता जी, और आज के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, हमारे संदीप जी से लेकर अनेक लोग यहाँ पर, चौधरी से लेकर विक्रम, यहाँ मेरी नजर जा रही है अनेकों लोग जिनको मैं सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। ऐसे सभी हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी आए हुए भाइयों एवं बहनों, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के मित्रों, और आज जिनकी यहाँ पर प्रस्तुति होगी, निश्चित रूप से एक लंबा कालखंड जिन्होंने देश और दुनिया के अंदर उत्तराखंड की संस्कृति को ले जाने का काम किया है, ऐसे गणरत्न
आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी, डीजी सूचना जिन्होंने इस कार्यक्रम के संयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, श्री बंशीधर तिवारी जी, जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित, एसएसपी श्री परमेंद्र डोभाल और सभी हमारे सभी प्रशासन के, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे कार्मिक, उपस्थित हमारे सभी कलाकार बंधु, मीडिया के सभी हमारे। राज्य स्थापना की रजत जयंती का आधिकारिक जश्न शनिवार से शुरू हो जाएगा। 1 नवंबर से इगास और बूढ़ी दिवाली के साथ शुरू होने वाले कार्यक्रमों का सिलसिला 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस तक चलेगा। बीजेपी ने सभी विधायकों और मंत्रियों को अपने अपने गांव में इगास बनाने को कहा है। देर शाम मुख्यमंत्री आवास में इगास का आयोजन होगा और रजत जयंती समारोह के तहत नींबूवाला स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें सभी हिमालय राज्यों की टीम प्रतिभाग करेंगी और 3 नवंबर को विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। 3 नवंबर को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति विधानसभा सत्र को संबोधित करेंगी। 5 नवंबर को दून यूनिवर्सिटी में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। करीब 300 प्रवासी उत्तराखंडी इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। 9 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी देहरादून आएंगे। इसके लिए एफआरआई में समारोह आयोजित किया गया। यहां प्रधानमंत्री सैन्य धाम राज्यवासियों को समर्पित करेंगे तो ऋषिकेश में 84 कुटीर के जीर्णोद्धार कार्यों का शिलान्यास समेत कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे। वर्ष हमारा राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है और उसके एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम रजतोत्सव के रूप में इस रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इसी क्रम में जहां कल इगास भगवाल के दिन से बूढ़ी दिवाली के दिन से हमारे रजतोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, एक उत्सव प्रारंभ होगा और राज्य की स्थापना में भी हमारे उत्तराखंड के जो प्रवासी भाई बहन देश और दुनिया में रहते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। और पिछले वर्ष का हमारा अनुभव कहता है कि उन्होंने एक अच्छा अनुभव लेकर यहाँ से गए थे और बाद में व्यक्तिगत रूप से अधिकांश लोगों ने मुझे बताया कि हमको राज्य स्थापना के बाद पहली बार ऐसा लगा कि उत्तराखंड की सरकार हमको रिकॉग्नाइज कर रही है, हमको सम्मान दे रही है। भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हो रहा है और इसमें हम एक इनॉग्रेल सेशन है और फिर उसके बाद संवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में और उसके बाद फिर 2 सेशन होंगे। एक सोशल सेक्टर होगा, एक इन्वायरमेंट पे होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 और 4 नवंबर को नैनीताल का दौरा है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर नैनीताल की सड़कों को चमकाया जा रहा है। हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक की सड़क को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है तो सड़कों की दीवारों को भी साफ बनाया जा रहा है। पूरे शहर को रंग रोगन का काम किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने नैनीताल आना है। महामहिम राष्ट्रपति जी का जनपद में आगमन होना है 3 और 4 को और यहाँ पर राजभवन जो हमारा है उसका 125वें वर्षगांठ है। राज्य स्थापना की भी रजत जयंती वर्ष चल रहा है तो विभिन्न आयोजन होने हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन प्रोग्राम होना है। 2027 के विधानसभा चुनाव में हैट्रिक बनाने के मिशन पर बीजेपी अभी से एक्टिव हो गई है। पार्टी की रणनीति साफ है, विपक्ष को कमजोर करना और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाना। देखिए रिपोर्ट। – 2027 में तीसरी बार सत्ता वापसी के लिए बीजेपी मिशन मोड में है। पार्टी का 360 डिग्री प्लान तैयार है और इसमें सबसे बड़ा दांव है विपक्ष को चुनाव से पहले ही कमजोर कर देना। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 3 से 4 मौजूदा विधायक और कुछ प्रभावशाली पूर्व विधायकों को बीजेपी अपने पाले में लाने की तैयारी में। बातचीत अनौपचारिक रूप से चल रही है और योजना है कि लोकल पार्टी कैडर को कॉन्फिडेंस में लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। कि कांग्रेस में अब बचा कुछ नहीं है। कांग्रेस वैसे भी नेतृत्वहीन है। कांग्रेस के कई बड़े से बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। बहुत से लोग पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। मैंने बहुत पहले भी कहा था, बहुत से विधायक भी इस तैयारी में हैं कि भाई किस तरीके से कांग्रेस से निजात मिले, क्योंकि कांग्रेस का जो चरित्र बना है, जो कांग्रेस की स्थिति हो गई है, जिस तरीके के झगड़े हैं
अभी तक तो बड़े नेताओं के झगड़े थे, आप देख रहे हैं अभी तो जो छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे नेता हैं, वो भी कुर्सी के लिए वहाँ पर लड़ाई कर। नहीं, उनका ठीक कह रहा है, क्योंकि उनके पास अपने पास नेता ही नहीं है। अगर बीजेपी के पास पैसे और धन पशु के अलावा कुछ होता तो वो ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि उनके पास अगर कोई होता तो महेंद्र भट्ट से अच्छा कोई आदमी अध्यक्ष नहीं बनता। अच्छे अच्छे लोग घर में मदन कौशिक जैसे, बंशीधर भगत जैसे सीनियर लीडर्स घर में बैठे हैं, बिशन सिंह चौपाल जैसे लोग घर में बैठे हैं, और महेंद्र भट्ट जैसा आदमी बना है जो गोबर गणेश और इससे गोबर गौमूत्र और इससे नीचे बात ही नहीं करता। बीजेपी की चुनावी मशीनरी जानती है कि उसका अगर उत्तराखंड में किसी पार्टी से सीधा मुकाबला है तो वो है कांग्रेस। इसीलिए विपक्षी पार्टी के खेमे में जो भी मजबूत पीठ है उसको हिलाने का प्लान गतिमान है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। नैनीताल में हुए जिले पंचायत चुनाव में गैंगस्टरों पर कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है और सीआईडी की कार्रवाई से चीफ जस्टिस संतुष्ट नहीं। कोर्ट ने सीआईडी को आदेश दिया कि 28 नवंबर तक जांच पूरी तरह रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई सवाल भी उठाए और पूछा कि वीडियो में किडनैपर दिख रहे हैं, क्या उनमें से किसी की गिरफ्तारी की गई? जिला पंचायत अध्यक्ष के पति आनंद धर्मवाल के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? इस पर सीआईडी के जांच अधिकारी ने बताया कि उसे और उसके लोगों को नोटिस दिया जा रहा है ताकि उनका भी पक्ष सुना जा सके। जब उन्होंने पूछा कि तुमने धर्मवाल के खिलाफ क्या किया, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहा कि हाँ, हम उनके बयान हमने लिए हैं और ले रहे हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कहते हैं 27 लोगों को हमने इसमें इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं, जो 27 हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी नहीं कर पाए। तो ये आज ज़्यादा ये न होकर कोर्ट ने उनको कहा कि 28 तक फिर पूरी रिपोर्ट फाइल करो। रुड़की के सिविल कोतवाली इलाके के जौरासी जबरदस्तपुर गांव का एक वीडियो सामने आया है। इसमें पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हो रही है। बताया जा रहा है कि शराब की अवैध बिक्री की सूचना पर पुलिस गांव में पहुंची थी, लेकिन मौके से कोई शराब बरामद नहीं हुआ। इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इसके विरोध में ग्रामीण और परिजन एकत्रित हुए हैं और विरोध बढ़ने पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। इस बीच मौके पर मौजूद किसी ग्रामीण ने घटना का वीडियो बनाया। इसे न्यूज़ 18 से शेयर किया है। मामले में अब एसपी का कहना है कि मौके पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच छीना झपटी हुई थी, लेकिन शराब बरामद नहीं हुई। लेडीजों को नहीं छोड़ रहे, कोई भी लेडीजों पर भी सब पे हाथ उठा रहे हैं ये लोग सब पे हाथ उठा रहे हैं ये लोग। कौन लेडी से दारू बेच रही है? सीओ और इंस्पेक्टर से मेरी वार्ता हुई इस क्रम में, तो उनका कहना था कि एक सूचना थी कहीं अवैध शराब बिकने की। उस सूचना पर हमारी पुलिस गई थी, तो पुलिस ने वहां जाकर के 1-2 लोगों को पकड़ा। तो उसमें औरतें छीना झपटी कर रही थी, तो कोई हमला नहीं था, किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं थी, छीना झपटी हुई थी। जो मेन लोग थे उनमें 2-3 लोगों को उठाया और उनके खिलाफ हमने प्रिवेंटिव एक्शन लिया। शराब, अब वो मेरे ख्याल से वहाँ जाने तक वो सब लोग, जो शराब वाली बात थी वो पुष्टि नहीं। ऋषिकेश के ढालवाला में शराब की दुकान बड़ा सियासी मुद्दा बन चुकी है। पुलिस प्रशासन, प्रदर्शनकारी, हाईकोर्ट, आबकारी विभाग, बीजेपी और कांग्रेस सबकी नजर दुकान पर है और सवाल है कि साल भर में 21 करोड़ की कमाई वाली ये दुकान कब तक खुली रहेगी? देखिए रिपोर्ट। तीर्थ नगरी ऋषिकेश के पास ढालवाला में 4 साल पहले खुली शराब की दुकान पर इन दिनों घमासान मचा हुआ है। गुरुवार को भारी पुलिस फोर्स के साथ डीएम टिहरी और आबकारी आयुक्त ने 4 दिन से बंद दुकान को खुलवाया तो प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया गया। एक तरफ हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की निगरानी में शराब की दुकान खुली है, तो थोड़ी दूरी पर दुकान बंद करने को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। रविवार को दुकान के विरोध में यह प्रदर्शन तब शुरू हुआ था जब दुकान के नजदीक एक युवक की उसी के दोस्त ने हत्या कर दी थी। तभी से इस दुकान को बंद करने की मांग हो रही है। आबकारी विभाग की चिंता दुकान की कमाई की है और आबकारी आयुक्त इसे प्रायोजित आंदोलन बता रही हैं। मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि ढालवाला वाली दुकान का आज सच कोई इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। जबरदस्ती के ये प्रायोजित आंदोलन किए जा रहे हैं। वहाँ पर जो लोग भी हैं उनका क्या हित है, क्या उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये असर्टेन करना एक बार देखना पड़ेगा पुलिस प्रशासन को भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी और हमें भी।
उत्तराखंड के शहरों में बीते कुछ सालों में शराब की मॉडल शॉप और डिपार्टमेंटल स्टोर खुले, लेकिन वहां कोई विरोध नहीं होता। लेकिन खासकर पहाड़ों में आज भी शराब के ठेकों का खुला विरोध होता है। इस साल अब तक पूरे प्रदेश में जनता के विरोध के चलते 41 शराब की दुकानें बंद हो चुकी हैं, तो 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब सवाल है कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश के मुनि की रेती इलाके में पड़ने वाली ये दुकान भी क्या बंद होगी? मुनि की रेती नगर पालिका ने इस दुकान को बंद करने का प्रस्ताव बोर्ड से पास कर लिया है। वहीं कांग्रेस का दुकान बंद करने तो बीजेपी जन भावनाओं की बात कह रही है। जहां लोग नहीं चाहते वहां नहीं खुलना चाहिए, और खासकर जो ऐसी जगहें हैं जहां तीर्थ हैं या जो हमारा कुंभ क्षेत्र है उसमें तो इन चीज़ों का परहेज होना ही चाहिए, और उसमें मुझे लगता है कि सरकार को कुछ ना कुछ सोच के इसमें फैसला लेना चाहिए। देखिए, मुनि की रेती में जो शराब की दुकान का विवाद है उसमें सरकार अपने स्तर से कदम उठाने जा रही है, और जो जनभावनाएं होंगी उसी के अनुसार कदम उठाए जाएंगे जैसी जनता की इच्छा होगी। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में शराब हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रही है। नतीजा ये कि कई जगहों पर शराब के सरकारी ठेकों को खोलने का आज भी विरोध होता है। अब वैसा ही विरोध ऋषिकेश के ढालवाला की इस दुकान का हो रहा है, और सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि मोटी कमाई वाली इस शराब की दुकान पर ताला लगेगा या फिर दुकान खुली रहेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह के तहत सचिवालय में बिल लाओ ईमान पाओ मेगा लकी ड्रॉ का शुभारंभ किया है। नैनीताल की सोनिया और टिहरी के जसपाल रावत ने इलेक्ट्रिक कार जीती है। कुल 1828 विजेताओं को विभिन्न पुरस्कार मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा ये योजना जारी रहेगी, जिससे राजस्व और कर राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। अब तक 6.5 लाख बिलों के माध्यम से 263 करोड़ का लेन देन दर्ज हुआ। ये योजना उपभोक्ता जागरूकता और जन भागीदारी का प्रतीक बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने जनता से हर खरीद पर बिल मांगने और पारदर्शी लेन देन से राज्य के विकास में योगदान देने की अपील की है। और अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज़। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय और बड़कोट में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। साथ ही लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई गई। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर बागेश्वर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का समापन राष्ट्र की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। देहरादून के विकास नगर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पुलिस ने जन जागरूकता अभियान चलाया। नैनीताल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। पिथौरागढ़ में सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया, जिसे डीएम ने हरी झंडी दिखाई। हरिद्वार के कनखल में थाने से चौक बाजार तक वन वे रोड पर कई बार गाड़ियां चली जाती हैं। इससे अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। ऋषिकेश पुलिस ने पशुलोक इलाके में हुई चोरी का खुलासा किया और मध्य प्रदेश के रहने वाले चोर को पकड़ लिया। रुड़की में इन दिनों कोल्हू संचालित हो रहे हैं, जिसमें अपराधियों के भी आने की आशंका। पुलिस ने इसे देखते हुए गश्त बढ़ा दी है। रुड़की में हेपेटाइटिस सी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टरों की अपील है कि जागरूकता से ही इससे बचा जा सकता है। रुद्रप्रयाग में आयोजित सहकारिता मेले में तीसरे दिन कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। चमोली के विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी शुक्रवार को पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई। हर साल 1 जून से 31 अक्टूबर तक फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुली रहती है। अब अगले 6 महीने तक घाटी बंद रहेगी। इस साल घाटी में कुल 15,924 पर्यटकों ने दीदार किया है। 15,924 टूरिस्ट यहाँ पर आए, जिसमें से 15,508 इंडियंस थे तथा 416 विदेशी टूरिस्ट यहाँ पर आए, और टोटल वन विभाग को 33 लाख के राजस्व की प्राप्ति हुई। पिछले वर्ष की तुलना में यह आंकड़ा थोड़ा कम है, क्योंकि अत्यधिक बरसात और कुछ आपदाओं के कारण रास्ते बीच बीच में बंद रहे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और देश की एकता अखंडता बनाए रखने की शपथ ली। सीएम धामी सरदार पटेल के लिए आयोजित दौड़ में शामिल हुए हैं। सीएम धामी ने कहा, सरदार पटेल ने अपने जीवन का हर क्षण राष्ट्र को समर्पित किया। उनका संपूर्ण जीवन सभी को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। राष्ट्र के महानायक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सभी के साथ एक बहुत उत्साह के माहौल में आप सभी के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। उत्तराखंड में सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। लापरवाही, रैश ड्राइविंग और कम उम्र के ड्राइवरों की वजह से राज्य में हालात चिंताजनक बन चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। गुरुवार को देहरादून में एक बुजुर्ग की जान तब चली गई जब वो एक बस की चपेट में आ गए। कुछ दिन पहले राजधानी में ही एक लड़की को गाड़ी ने टक्कर मारी और उसकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं। उत्तराखंड में जनवरी से अगस्त तक 823 सड़क हादसे हो चुके हैं। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जैसे शहरों में इस साल 996 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 635 लोगों की मौत हुई है। रैश ड्राइविंग और ड्राइविंग सेंस की कमी इन हादसों की बड़ी वजह बन रही है। बच्चों को, अभी स्कूल जाने वाले बच्चों को गाड़ियां देना वाकई बहुत रिस्की है। उनके साथ कोई हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो रैश ड्राइविंग करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो उनको गाड़ियां नहीं देनी चाहिए जब तक कि वो 18 ईयर्स के ना हो जाए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ियां देना और बिना लाइसेंस ड्राइविंग करना बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। यही वजह है कि हादसों की संख्या में लगातार इजाफे हो रहे हैं। लगभग 38,000 गाड़ियों के चलान हम लोगों ने ओवर स्पीडिंग में किए हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ओवर स्पीडिंग में कुछ जगह, खासकर वैसे जगहों पे जहां रैश ड्राइविंग ज़्यादा होती है, ओवर स्पीडिंग ज़्यादा होती है, उन पॉइंट्स पे जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उन पे हम फोकस कर रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा रात को भी चेकिंग हो रही है, शाम को भी कर रहे हैं और दिन को भी। सुबह का टाइम जो होता है, कई बार जो रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग होती है सुबह के टाइम में होती है। देश भर में हो रहे सड़क हादसों पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है, लेकिन उत्तराखंड में अब ये एक गंभीर सामाजिक मुद्दा बन चुका है। सतर्कता और जिम्मेदारी अब सिर्फ प्रशासन की नहीं बल्कि आम जनता की भी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। खबरें जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।